नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके हाथ में एक ऐसी मशीन लग जाए जो आपको समय में कहीं भी ले जा सकती हो, तो आप कहां जाना चाहेंगे? क्या आप अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे? या इतिहास की कोई सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? या फिर आप भविष्य की यात्रा पर निकलेंगे? ये देखने के लिए कि आज से 100 साल, 1000 साल या लाखों साल बाद हमारी यह दुनिया कैसी होगी? क्या इंसान और भी ज्यादा तरक्की कर चुका होगा या अपनी ही गलतियों से खुद को बर्बाद कर चुका होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय और रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यह कहानी है एक गुमनाम वैज्ञानिक की, जिसने समय को एक आयाम की तरह देखा और उसे पार करने के लिए एक मशीन बना डाली। लेकिन जब उसने भविष्य की ओर अपना पहला कदम ले गया, तो उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा हैरान करने वाला और कहीं ज्यादा चेतावनी भरा था। यह कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन एडवेंचर नहीं है। यह हमारे समाज के लिए, हमारी इंसानियत के लिए एक बहुत विशाल आईना है, जिसे आज से 125 साल पहले ही एच जी वेल्स जैसे महान लेखक ने हमें दिखा दिया था। क्या आप तैयार हैं उस समय यात्री के साथ, लाखों साल आगे की उस यात्रा पर चलने के लिए, जहां इंसान इंसान नहीं रहा और धरती धरती नहीं रही? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आविष्कारक और उसका असंभव विचार। जब समय एक खिलौना बन गया। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड के एक शहर रिचमंड में। यहाँ एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सनकी वैज्ञानिक रहता है, जिसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता। कहानी सुनाने वाला, जो उसका दोस्त है, उसे बस समय यात्री कहकर ही बुलाता है। यह समय यात्री हर हफ्ते अपने घर पर अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाता है, जहां वे सब मिलकर विज्ञान, समाज और दुनिया भर की बातों पर बहस करते हैं। उसके दोस्त भी कोई साधारण लोग नहीं हैं। उनमें कोई डॉक्टर है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई संपादक है। वे सब अपने अपने क्षेत्र के बुद्धिमान और तार्किक लोग हैं। एक ऐसी ही शाम को डिनर के बाद समय यात्री अपने दोस्तों के सामने एक बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय सिद्धांत रखता है। वह कहता है कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन एक चौथा आयाम भी है, और वो है समय। वह तर्क देता है कि जैसे हम तीनों आयामों में आगे पीछे, दाएं बाएं जा सकते हैं, वैसे ही हम चौथे आयाम यानी समय में भी आगे यानी भविष्य और पीछे यानी अतीत जा सकते हैं। उसके सारे दोस्त उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका दोस्त शायद कुछ ज्यादा ही पी चुका है या कोई मजाक कर रहा है। वे कहते हैं कि यह नामुमकिन है। हम समय में स्थिर हैं, हम बस उसे अनुभव कर सकते हैं, उसमें यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन समय यात्री बहुत गंभीर था। उसने कहा, मैंने सिर्फ इस बारे में सोचा ही नहीं है, मैंने इसे कर दिखाने का एक तरीका भी खोज लिया है। यह कहकर वह अपनी जेब से एक छोटी सी, बहुत ही अजीब और सुंदर दिखने वाली मशीन का मॉडल निकालता है। वो मशीन हाथी दांत, क्रिस्टल और किसी चमकती हुई धातु से बनी थी। वह अपने दोस्तों को बताता है कि यह एक टाइम मशीन का छोटा सा मॉडल है और यह सच में काम करता है। उसके दोस्त अब भी उस पर शक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह कोई हाथ की सफाई या कोई चाल है। समय यात्री मुस्कुराता है और अपने एक दोस्त से कहता है कि वह उस मशीन पर लगे एक छोटे से लीवर को दबाए। जैसे ही उसका दोस्त उस लीवर को दबाता है, कमरे में एक अजीब सी हवा का झोंका आता है, मोमबत्ती की लौ कांपने लगती है और वो छोटी सी टाइम मशीन गायब हो जाती है। वो बस हवा में विलीन हो जाती है, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। समय यात्री के दोस्त हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। समय यात्री उन्हें बताता है कि वो मशीन गायब नहीं हुई है, बल्कि वो भविष्य की यात्रा पर निकल चुकी है। लेकिन उसके दोस्त अब भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह कोई बहुत ही चालाकी से किया गया जादू का खेल है। समय यात्री कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इस छोटे मॉडल पर यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें असली मशीन दिखाता हूं। वह उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां पर्दे के पीछे उसी डिजाइन की एक विशाल, इंसान के बैठने लायक असली टाइम मशीन खड़ी थी। वह बताता है कि वह जल्द ही इस पर बैठकर अपनी पहली समय यात्रा पर निकलने वाला है। अगले हफ्ते जब सब दोस्त फिर से डिनर पर इकट्ठा होते हैं, तो समय यात्री वहां नहीं होता। वे सब उसका इंतजार करते हैं और मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो, हमारा समय यात्री खुद ही समय पर नहीं आया।
वे डिनर शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी प्रयोगशाला का दरवाजा खुलता है और समय यात्री लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पोशाक फटे हुए और गंदे थे। उसके चेहरे पर एक गहरा घाव था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह इतना थका हुआ और कमजोर लग रहा था जैसे सालों से सोया न हो। वह लंगर आता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कई ग्लास शैंपेन पी जाता है। उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर चुप रहने के बाद समय यात्री एक गहरी सांस लेता है और कहता है, दोस्तों, मैंने कर दिखाया। मैं समय की यात्रा पर गया था। और फिर वह अपनी उस अविश्वसनीय, रोमांचक और खौफनाक यात्रा की कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जो उन सब की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर समय यात्री ने भविष्य में क्या देखा? वह किस दुनिया में पहुंच गया था और उसकी यह हालत कैसे हुई? उसकी इस हैरान कर देने वाली दास्तान का पहला पन्ना अब खुलने वाला है। चैप्टर नंबर 2, भविष्य में एक छलांग। जब धरती जन्नत बन गई, समय यात्री अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कैसे अपने दोस्तों के जाने के बाद उसी रात वह अपनी असली टाइम मशीन पर बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, एक अनजाने रोमांच और डर से। उसने एक गहरी सांस ली और भविष्य की ओर जाने वाले लीवर को धीरे से आगे धकेला। और फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए कल्पना से परे था। उसे एक भयानक झटका महसूस हुआ, जैसे वो किसी झूले से नीचे गिर रहा हो। कमरे की हर चीज धुंधली होने लगी। दिन और रात एक पलक झपकने की गति से बदलने लगे। उसे अपनी खिड़की के बाहर सूरज और चांद आसमान में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बच्चा गेंद उछाल रहा हो। उसकी प्रयोगशाला की दीवारें गायब हो गईं और उसे अपने चारों तरफ इमारतों को बनते और गिरते हुए देखा। समय की नदी तेजी से बह रही थी और वह उसकी लहरों पर सवार था। यह अनुभव इतना तीव्र और इतना भयानक था कि उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। उसने घबराकर मशीन को रोकने के लिए लीवर खींचा। मशीन एक झटके के साथ रुकी और उसने खुद को एक विशाल से बगीचे में पाया। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष और अनगिनत तरह के खूबसूरत अनजान फूल खिले हुए थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी और माहौल में एक गहरी शांति थी। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। कुछ दूर पर सफेद संगमरमर जैसी किसी चीज से बनी एक विशाल और भव्य इमारत खड़ी थी, जिसके ऊपर एक विशाल से पंखों वाले स्फिंक्स यानी एक पौराणिक जीव की मूर्ति थी। सब कुछ इतना सुंदर और इतना शांत था कि उसे लगा जैसे वह शायद स्वर्ग में आ गया है। उसे अपने समय का शोर शराबा, प्रदूषण और भीड़ भाड़ याद आया और उसे लगा कि इंसानियत ने आखिरकार एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया बना ही ली है। वह अपनी मशीन से उतरा और उस खूबसूरत दुनिया को देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर गई। वे 4-5 लोगों का एक छोटा सा समूह था, जो पास की एक विशाल सी इमारत से निकलकर उसकी ओर आ रहे थे। समय यात्री का दिल उत्साह से भर गया। वह भविष्य के इंसानों से मिलने वाला था। वह यह देखने के लिए बेचैन था कि इंसान ने 8 लाख सालों में कितनी तरक्की कर ली है। जब वे लोग पास आए तो समय यात्री उन्हें देखकर हैरान रह गया। वे लोग बहुत ही सुंदर और नाजुक थे। उनकी लंबाई सिर्फ 4 फुट के करीब थी। उनके बाल घुंघराले थे और उनकी आंखों में एक बच्चों जैसी मासूमियत थी। उन्होंने रेशम जैसे मुलायम और रंगीन पोशाक पहने हुए थे। वे किसी भी तरह से उन बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे जिनकी समय यात्री ने कल्पना की थी। उन सुंदर लोगों ने समय यात्री को घेर लिया और बच्चों जैसी उत्सुकता से उसे छूने लगे। वे हंस रहे थे और एक बहुत ही मीठी और संगीतमय भाषा में आपस में बात कर रहे थे, जो समय यात्री को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। समय यात्री ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि इन लोगों में बुद्धि या जिज्ञासा का स्तर बहुत ही कम है। वे किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते थे और उनके सवाल भी बहुत ही साधारण थे। उन्होंने समय यात्री की मशीन को देखा, लेकिन वे यह जानने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे कि यह क्या है या यह कहां से आई है। वे बस उसके साथ खेलने और हंसने में ज्यादा खुश थे। समय यात्री ने इन लोगों को एलॉय नाम दिया। एलॉय उसे अपने साथ अपनी एक विशाल इमारत में ले गए, जो शायद एक समय में कोई म्यूजियम या महल रहा होगा, लेकिन अब वो एक तरह का कम्यून हॉल बन चुका था। वहां एक विशाल से हॉल में जमीन पर गद्दे लगे हुए थे और बीच में फलों से भरी हुई एक मेज रखी थी। समय यात्री ने देखा कि ये लोग सिर्फ फल ही खाते हैं। यहाँ कोई निजी घर नहीं था,
कोई परिवार नहीं था। सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे और अपना पूरा दिन बस खेलने, हंसने और फूलों से लदे रहने में बिताते थे। यहाँ कोई काम नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी और कोई बीमारी भी नहीं दिख रही थी। ये सचमुच में एक जन्नत थी। समय यात्री ने सोचा कि इंसान ने आखिरकार अपनी सारी समस्याओं, युद्ध, गरीबी, बीमारी पर विजय पा ली है और अब वह एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। लेकिन इस जन्नत जैसी दिखने वाली दुनिया में कुछ तो था जो समय यात्री को बेचैन कर रहा था। इन सुंदर और मासूम लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर क्यों झलकता था? वे अंधेरे से इतना क्यों डरते थे? और सबसे मुख्य सवाल, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो समय यात्री की टाइम मशीन, जो उसने स्फिंक्स की मूर्ति के पास खड़ी की थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? इस खूबसूरत जन्नत के पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था, जिसकी पहली झलक समय यात्री को जल्द ही मिलने वाली थी। चैप्टर नंबर 3, सुनहरे लोग, एलॉय का रहस्य। जब जन्नत में बेचैनी अधिक होने लगी, समय यात्री ने भविष्य की उस दुनिया में कुछ दिन बिताए जो साल 802 701 था। वह इन खूबसूरत और नाजुक लोगों, जिन्हें उसने एलॉय नाम दिया था, के साथ ही रहता था। दिन के समय में यह दुनिया सचमुच किसी सपने जैसी लगती थी। हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष थे। एलोई अपना पूरा दिन बच्चों की तरह खेलते, नाचते, गाते और एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताते थे। उनकी जिंदगी में कोई मेहनत नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस वृक्षों से फल तोड़ने होते थे और खाना होता था। उनकी दुनिया में किसी भी तरह की कोई हिंसा या नफरत नहीं दिख रही थी। समय यात्री को पहले पहल यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यह इंसानियत की सबसे प्रमुख उपलब्धि है। इंसान ने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां कोई दुख, कोई संघर्ष है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय यात्री की यह खुशी धीरे धीरे एक गहरी निराशा और बेचैनी में बदलने लगी। उसने यह महसूस किया कि इन एलोई लोगों ने अपनी सारी समस्याएं तो खत्म कर ली हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी इंसानियत ही खो दी है। उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई कला नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं था। वे बस जीते थे, बिल्कुल उन पालतू जानवरों की तरह जिन्हें बस खाने पीने और आराम करने के अलावा कुछ नहीं पता होता। उनकी शारीरिक शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। वे बहुत जल्दी थक जाते थे और उनमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। समय यात्री, जो अपने समय का एक मजबूत और बुद्धिमान इंसान था, उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि संघर्ष, चुनौतियां और मुश्किलें ही हमें इंसान बनाती हैं। वे ही हमें मजबूत, बुद्धिमान और रचनात्मक बनाती हैं। जब जीवन से सारा संघर्ष ही खत्म हो गया, तो इंसान का विकास भी रुक गया और वह धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। समय यात्री को एक और बहुत ही अजीब बात नजर आई। इन एलोई लोगों को रात से और अंधेरे से एक अजीब और बहुत गहरा डर लगता था। जैसे ही सूरज ढलने लगता, वे सब डर कर अपनी इमारतों के अंदर चले जाते और एक दूसरे से चिपक कर सो जाते। रात में कोई भी बाहर रहने की हिम्मत नहीं करता था। समय यात्री को समझ नहीं आ रहा था कि इस जन्नत जैसी दुनिया में डरने वाली ऐसी क्या बात हो सकती है। यहाँ तो कोई खतरनाक जानवर भी नहीं थे। उनका यह डर तर्कहीन लगता था, लेकिन यह बहुत ही वास्तविक था। उसे यह भी महसूस होने लगा था कि इस दुनिया की आबादी लगातार कम हो रही है। हर जगह कोई सारी और शानदार इमारतें तो थीं, लेकिन वे सब पुरानी और टूटी-फूटी हालत में थीं और उनमें रहने वाले लोग बहुत कम थे। ऐसा लगता था जैसे इंसानियत धीरे-धीरे खत्म हो रही है। और फिर उसके साथ वो घटना घटी जिसने उसकी बेचैनी को एक भयानक डर में बदल दिया। एक दोपहर जब वह उस जगह पर वापस गया जहां उसने अपनी टाइम मशीन खड़ी की थी, उस विशाल से स्फिंक्स की मूर्ति के पास, तो उसने देखा कि मशीन वहां नहीं है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर इधर-उधर दौड़ने लगा, लेकिन मशीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसे जमीन पर कुछ घसीटने के निशान दिखे जो सीधे स्फिंक्स की मूर्ति के चबूतरे की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि उस चबूतरे में पीतल का एक विशाल सा दरवाजा है, लेकिन वो बाहर से बंद था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि किसी ने उसकी मशीन को उस चबूतरे के अंदर खींच लिया है। लेकिन किसने और क्यों? उसने एलॉय लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, या शायद समझना ही नहीं चाहते थे। जैसे ही वह स्फिंक्स की मूर्ति या उस दरवाजे का जिक्र करता, वे सब डर जाते
और उससे दूर भागने लगते। अब समय यात्री इस खूबसूरत लेकिन अनजान दुनिया में पूरी तरह से फंस चुका था। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसका शुरुआती उत्साह अब एक गहरे डर और अकेलेपन में बदल चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि यह दुनिया उतनी सीधी सादी और मासूम नहीं है जितनी यह ऊपर से दिखती है। इस सुनहरी धूप और इन खूबसूरत फूलों के नीचे अंधेरे में कोई और रहस्य भी पल रहा है। कोई और भी है इस दुनिया में जो अंधेरे में रहता है और जो शायद इन भोले भाले एलोई लोगों से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बुद्धिमान है। उसे जगह जगह जमीन पर कुछ अजीब से कुएं जैसे गोल गड्ढे भी दिखाई दिए, जिनसे नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थीं और अंदर से गर्म हवा आती थी। एलोई लोग उन कुओं के पास जाने से भी डरते थे। आखिर उन कुओं के नीचे क्या था? कौन था वो जिसने उसकी टाइम मशीन चुराई थी? और उनका मकसद क्या था? समय यात्री ने फैसला कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी हो। चैप्टर नंबर 4, जन्नत में नर्क का दरवाजा। जब अंधेरे का पहला राज खुला, अपनी टाइम मशीन खोने के बाद समय यात्री का एकमात्र लक्ष्य अब उसे वापस पाना था। लेकिन इसके लिए उसे पहले यह जानना था कि उसकी मशीन चुराई किसने है। उसका शक उन रहस्यमयी कुओं और उनके नीचे रहने वाले प्राणियों पर गहराता जा रहा था। उसे यह तो समझ आ गया था कि एलॉय लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वे तो खुद ही किसी अनजाने डर के साए में जी रहे थे। उसे अब जो कुछ भी करना था, अकेले ही करना था। उसने उस दुनिया की ओर गहराई से छानबीन शुरू कर दी। वह हर उस जगह गया जहां जाने से एलोई डरते थे। उसने उन पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारतों को देखा। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में कोई कब्रगाह नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो फिर मरे हुए एलोई लोगों का क्या होता है? यह एक और परेशान करने वाला सवाल था। एक दिन जब चांदनी रात थी, वह सो नहीं पा रहा था। वह चुपचाप बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। तभी उसने कुछ देखा जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि अंधेरे में से कुछ सफेद और अजीब से दिखने वाले जीव निकल रहे हैं। वे बिल्कुल बंदरों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी खाल भूत की तरह सफेद थी और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वे उन कुओं में से निकलकर दबे पांव एलोई की इमारतों की ओर जा रहे थे। यह देखकर समय यात्री तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने भयानक और घिनौने जीव नहीं देखे थे। उसे एलोई लोगों का अंधेरे से डरने का कारण अब समझ में आने लगा था। यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक दिन की दुनिया जिसमें सुंदर और कमजोर एलॉय रहते थे, और एक रात की दुनिया जिसमें ये भयानक और रहस्यमयी जीव बाहर निकलते थे। समय यात्री ने हिम्मत करके उन जीवों का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि वे बहुत ही फुर्तीले हैं और अंधेरे में आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश की हल्की सी किरण भी उन्हें परेशान कर देती थी और वे तुरंत वापस अंधेरे में भाग जाते थे। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यही वो जीव हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, और इन्हीं को उसने मोरलॉक मोरलॉक नाम दिया। उसे अब लगभग यकीन हो गया था कि इसी मोरलॉक प्रजाति ने उसकी टाइम मशीन को चुराया है और उसे उस स्फिंक्स के चबूतरे के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन क्यों? वे उसकी मशीन का क्या करना चाहते थे? और इन मोरलोकों और एलॉय लोगों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये दुनिया ऐसी अजीब क्यों है जहां एक प्रजाति दिन में और दूसरी रात में रहती है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए समय यात्री ने एक बहुत ही साहसी और खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह खुद उन कुओं में से एक में नीचे उतरेगा और देखेगा कि उस अंडरवर्ल्ड में, उस पाताल लोक में आखिर है क्या। यह एक बहुत ही डरावना विचार था। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या है, कितने मोरलोक हैं और वे उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने एक कुएं को चुना और धीरे धीरे उसकी दीवारों के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और एक अजीब सी मशीनी गरगराहट की आवाज तेज होती जा रही थी। उसे अपने फेफड़ों में गर्म और बांसी हवा महसूस हो रही थी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी थी। काफी नीचे उतरने के बाद उसे अंधेरे में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वह एक बहुत विशाल गुफा जैसी जगह पर पहुंच गया था, जहां कोई सारी और जटिल मशीनें चल रही थीं। यह एक बहुत विशाल भूमिगत कारखाना था और वहां उन मशीनों के बीच उसने सैकड़ों मोरलोकों को काम करते हुए देखा। वे सब अंधेरे के आदी हो चुके थे। उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए विकसित हो गई थीं।
तभी समय यात्री की जेब में रखी माचिस की डिब्बी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने जल्दी से एक तीली जलाई। माचिस की रोशनी जलते ही सारे मोर लोग दर्द और डर से चीखने लगे। वे रोशनी से ऐसे डर रहे थे जैसे कोई जानवर आग से डरता है। वे सब भागकर अंधेरे कोनों में छिपने लगे। रोशनी ने समय यात्री को एक और चीज दिखाई, जिसे देखकर उसका खून जम गया। उसने देखा कि एक विशाल सी मेज पर किसी जानवर का कटा हुआ मांस रखा है, और वो मांस किसी और का नहीं, बल्कि एक एलॉय का लग रहा था। यह देखकर समय यात्री का सिर चकरा गया। वह जितना जल्दी हो सकता था ऊपर की ओर भागने लगा। मोर लोग भी उसके पीछे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माचिस की रोशनी उन्हें रोके हुए थी। किसी तरह हांफता कांपता वह वापस दिन की रोशनी में ऊपरी दुनिया में पहुंच गया। अब उसके दिमाग में तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी, और यह तस्वीर बहुत ही ज्यादा भयानक और घिनौनी थी। इस खूबसूरत जन्नत के नीचे जो नर्क छिपा था, उसका दरवाजा अब खुल चुका था। एलोई और मोरलोकों के बीच का जो असली और खौफनाक रिश्ता था, वह अब उसके सामने आने वाला था। आखिर क्या थी वो सच्चाई जिसने समय यात्री को अंदर तक हिलाकर रख दिया? इंसानियत का भविष्य इतना भयानक कैसे हो गया था? इस सबसे विशाल और सबसे काले राज से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 5, पाताल लोक के वासी, मोरलोक का सच। जब इंसान ही इंसान का शिकारी बन गया। अंडरवर्ल्ड से, यानी मोरलोकों की दुनिया से वापस आने के बाद समय यात्री कई घंटों तक सदमे में बैठा रहा। उसने जो कुछ भी नीचे देखा था, वो चलती हुई मशीनें, वो भूत जैसे मोरलोक और वो कटा हुआ मांस, वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। अब उसे एलोई लोगों की मासूमियत और उनकी जीवन शैली एक अलग ही रोशनी में दिखाई दे रही थी। उनका आरामदायक जीवन, उनके फलों के बागीचे, उनके सुंदर पोशाक, ये सब उन्हें मुफ्त में नहीं मिला था। इसकी एक बहुत विशाल और भयानक कीमत चुकाई जा रही थी, और वो कीमत चुका रहे थे जमीन के नीचे रहने वाले मोरलोक। समय यात्री, जो एक समाज शास्त्री और विचारक भी था, अब अपने दिमाग के सारे घोरे दौड़ाने लगा। वह इस भविष्य की दुनिया की पहेली के भागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये दुनिया ऐसी क्यों बनी? इंसानियत दो अलग अलग प्रजातियों में कैसे बढ़ गई? और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बहुत ही तार्किक लेकिन बेहद खौफनाक सिद्धांत ने आकार लेना शुरू किया। उसने अपने समय, यानी विक्टोरियन इंग्लैंड के समाज के बारे में सोचा। उसका समाज भी तो दो विशाल और अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था। एक तरफ अमीर, शिक्षित और सुविधा संपन्न लोग थे, जिन्हें एरिस्टोक्रेसी या कैपिटलिस्ट कहा जाता था। ये वो लोग थे जो सुंदर घरों में रहते थे, मेहनत का कोई काम नहीं करते थे और अपना जीवन कला और मनोरंजन में बिताते थे। और दूसरी तरफ थे गरीब, अशिक्षित मजदूर, वर्किंग क्लास, जो दिन रात अंधेरी और गंदी फैक्ट्रियों और खदानों में काम करते थे, ताकि अमीर लोगों का आरामदायक जीवन चल सके। इन दोनों वर्गों के बीच एक बहुत विशाल खाई थी। वे एक ही शहर में रहते तो थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। समय यात्री ने यह निष्कर्ष निकाला कि भविष्य की यह दुनिया उसी सामाजिक विभाजन का एक चरम और विकसित रूप है। उसने कल्पना की कि समय के साथ यह खाई और भी ज्यादा गहरी होती गई होगी। अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर और आलसी होते गए, और उन्होंने अपनी सारी मेहनत का काम मशीनों पर और मजदूरों पर छोड़ दिया। वे जमीन के ऊपर खूबसूरत बगीचों और महलों में रहने लगे, और गरीब मजदूरों को काम करने के लिए और भी ज्यादा जमीन के नीचे धकेला जाता रहा। हजारों लाखों सालों तक पी रही दर पी रही यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे इन दोनों वर्गों ने एक दूसरे से इतना अलग थलग जीवन जीना शुरू कर दिया कि वे जैविक रूप से ही दो अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो गए। जमीन के ऊपर रहने वाले अमीर लोग बिना किसी संघर्ष और चुनौती के शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते गए, और वे एलोई बन गए। और जमीन के नीचे अंधेरे और मशीनों के बीच काम करने वाले मजदूर उस कठोर वातावरण के अनुकूल ढलते गए। वे शारीरिक रूप से मजबूत लेकिन क्रूर और प्रकाश से डरने वाले मोरलोक बन गए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और चेतावनी भरी तस्वीर थी। H.G. वेल्स इस कहानी के माध्यम से अपने समय के समाज की एक बहुत अधिक आलोचना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर अमीर और गरीब के बीच की यह खाई अधिक होती रही तो इंसानियत का भविष्य यही होगा। लेकिन कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अभी आना बाकी था। समय यात्री ने सोचा, ठीक है, मोरलोक अभी भी जमीन के नीचे मशीनें चलाते हैं,
शायद एलोय लोगों के लिए खाना और पोशाक बनाते हैं, लेकिन फिर मोरलोक एलोय लोगों को खाते क्यों हैं? इस सवाल के जवाब ने उसे अंदर तक कंपा दिया। उसने यह महसूस किया कि समय के साथ पासा पलट चुका था। शुरुआत में मोरलोक शायद अपने मालिकों यानी एलोय के पूर्वजों के लिए काम करते होंगे, लेकिन जमीन के नीचे खाने की कमी होने लगी होगी। और ऊपर एलोय लोग इतने कमजोर, इतने भोले और इतने बेबस हो चुके थे कि वे किसी भी शिकारी के लिए एक आसान शिकार बन गए थे। मोर लोगों ने, जो अब ज्यादा ताकतवर और ज्यादा चालाक थे, यह महसूस किया होगा कि उन्हें अब अपने पुराने मालिकों की सेवा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे अब इन बेबस प्राणियों का शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं। तो अब रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। मोर लोग अब नौकर नहीं, बल्कि मालिक थे। और एलॉय, जो कभी मालिक हुआ करते थे, अब बस पालतू जानवरों की तरह थे, जिन्हें मोर लोग पालते थे और जब जरूरत होती तो रात के अंधेरे में उनका शिकार करके खा जाते थे। एलोय लोगों का अंधेरे से डरना कोई तर्कहीन डर नहीं था। यह उनके पुरखों का वो डर था जो उनके खून में बस गया था, शिकार होने का डर। यह एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जिसने जन्नत की उस खूबसूरत तस्वीर को एक झटके में नर्क की तस्वीर में बदल दिया। समय यात्री अब एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जहां एक तरफ भोले भाले शिकार थे और दूसरी तरफ खूंखार शिकारी। और उसकी टाइम मशीन उन शिकारियों के कब्जे में थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि मोर लोगों ने उसकी मशीन क्यों चुराई है। वे इतने बुद्धिमान तो थे कि वे यह समझ गए थे कि यह कोई महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन वे उसे चलाना नहीं जानते थे। उन्होंने उसे शायद जांचने के लिए या समय यात्री को फंसाने के लिए उस चबूतरे के अंदर बंद कर दिया था। अब समय यात्री के सामने दोहरी चुनौती थी। उसे न केवल अपनी मशीन वापस पानी थी, बल्कि उसे रात के अंधेरे में खुद को इन आदमखोर मोरलोकों से भी बचाना था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। वह इस भयानक भविष्य में बिल्कुल अकेला था। क्या वह कोई ऐसा तरीका खोज पाएगा जिससे वह खुद को बचा सके? क्या वह कोई ऐसा हथियार बना पाएगा जिससे वह मोरलोकों का सामना कर सके? उसकी इस भयानक की लड़ाई की कहानी अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 6, इंसानियत की एक किरण, वीणा की दोस्ती। जब भविष्य में एक दोस्त मिला, उस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद समय यात्री का दिल नफरत और निराशा से भर गया। उसे इन भोले भाले एलोय लोगों पर तरस भी आता था, लेकिन साथ ही उनकी इस बेबसी और मूर्खता पर गुस्सा भी आता था। वह अकेला और हताश महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसके जीवन में एक छोटी सी घटना घटी जिसने उसे इंसानियत पर फिर से विश्वास करने की एक वजह दी। एक दिन वह देख रहा था कि कुछ एलोई बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं। तभी उनमें से एक युवती, जिसका नाम वीणा था, फिसलकर नदी में गिर गई। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन वीणा इतनी कमजोर थी कि वह खुद को बचा नहीं पा रही थी। और बाकी एलोई बच्चे बस खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत या समझ नहीं थी। यह देखकर समय यात्री तुरंत नदी में कूदा और उसने वीणा को डूबने से बचा लिया। उस दिन के बाद से वीणा उसकी एक छोटी सी और वफादार दोस्त बन गई। वह जहां भी जाता, वीणा एक बच्चे की तरह उसका पीछा करती। वह उसके लिए खूबसूरत फूल तोड़कर लाती और उन्हें उसकी जेबों में और बालों में लगा देती। उसकी यह निश्चल दोस्ती और प्यार समय यात्री के लिए उस अंधेरी और भयानक दुनिया में एक रोशनी की किरण की तरह थी। वीणा के साथ रहते हुए उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि एलोई लोग भले ही बुद्धिमान न हों, लेकिन उनके अंदर अभी भी प्यार करने और कृतज्ञता महसूस करने की क्षमता बची हुई है। वीणा के रूप में उसे उस भविष्य की दुनिया में अपना पहला और एकमात्र दोस्त मिल गया था। ये दोस्ती उसके लिए एक बहुत अहम सहारा बन गई। लेकिन समय यात्री यह जानता था कि वह हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकता। उसे अपनी टाइम मशीन वापस पाने के लिए एक योजना बनानी ही होगी और उसे मोरलोकों का सामना करने के लिए हथियारों की जरूरत होगी। उसे पता था कि मोरलोक आग और रोशनी से डरते हैं, इसलिए उसका पहला लक्ष्य था माचिस जैसी कोई चीज खोजना। उसे यह भी पता था कि उसे स्फिंक्स के चबूतरे का वो भारी भरकम पीतल का दरवाजा तोड़ने के लिए कोई लोहे की छर या कोई और औजार चाहिए होगा। इन चीजों की तलाश में उसे एक पुरानी और बहुत विशाल हरी संगमरमर की इमारत दिखाई दी, जो उसे किसी म्यूजियम या महल जैसी लगी। उसने फैसला किया कि वह वीणा के साथ उस हरे चीनी मिट्टी के महल तक की यात्रा करेगा,
शायद उसे वहां अपने काम की कोई चीज मिल जाए। यह यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी। वह वीणा को अपने कंधों पर बिठाकर कई मीलों तक चला। आखिरकार वे उस विशाल और वीरान महल तक पहुंच ही गए। वह महल अब एक खंडहर बन चुका था और उस पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि यह सच में एक म्यूजियम ही था। वहां अलग अलग हिस्सों में जानवरों के कंकाल, पुरानी मशीनें और खनिज पदार्थों के नमूने रखे हुए थे। यह सब देखकर समय यात्री को बहुत दुख हुआ। यह सब इंसान की उस महान सभ्यता के अवशेष थे जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे अपने समय के लोगों की मेहनत और उनकी उपलब्धियों की याद आई और उसे यह सोचकर तकलीफ हुई कि उस सब का अंत ऐसा हुआ। एक गैलरी में उसे कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनसे उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। उसे एक डिब्बे में कुछ कपूर के टुकड़े मिले जिनका इस्तेमाल वह मोमबत्ती की तरह कर सकता था। और फिर उसे वो चीज मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक सीलबंद डिब्बे में रखी हुई कुछ माचिस की तीलियां। यह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब उसके पास मोरलोकों के खिलाफ सबसे प्रमुख हथियार था, आग। उसे एक और गैलरी में एक मशीन से जुड़ी हुई लोहे की एक भारी छड़ या लीवर भी मिल गया। उसने बहुत मेहनत करके उसे तोड़ा और उसे अपने हथियार के रूप में उठा लिया। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। उसके पास रोशनी थी और उसके पास एक हथियार भी था। उसे लगा कि अब वह मोरलोकों का सामना कर सकता है और अपनी टाइम मशीन को छुड़ा सकता है। लेकिन महल से बाहर निकलते निकलते शाम हो गई थी और अंधेरा घिरने लगा था। समय यात्री जानता था कि रात में बाहर रहना कितना खतरनाक है। मोरलोक रात में ही शिकार पर निकलते हैं। उसने फैसला किया कि वे रात किसी खुली जगह पर आग जलाकर गुजारेंगे और सुबह होते ही स्फिंक्स की ओर जाएंगे। वीणा बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे समय यात्री पर पूरा भरोसा था। वे दोनों महल से निकलकर पास के एक जंगल की ओर गए ताकि उन्हें आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां मिल सकें। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अंधेरे में वृक्षों के पीछे कई चमकीली आंखें उन्हें देख रही थीं। मोरलोक उनका पीछा कर रहे थे और वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या समय यात्री के नए हथियार, आग और लोहा, उसे और वीणा को उन भयानक शिकारियों से बचा पाएंगे? या फिर यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है? एक भयानक लड़ाई अब बस शुरू ही होने वाली थी। चैप्टर नंबर 7, जंगल में लड़ाई, आग और त्रासदी। जब उम्मीद की आखिरी किरण बुझ गई, समय यात्री और वीणा उस विशाल से जंगल में पहुंचे। अंधेरा अब पूरी तरह से घिर चुका था और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा था। बस हवा की सरसराहट और दूर किसी अनजान जानवर की आवाज आ रही थी। समय यात्री को यह एहसास हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। उसे अपने चारों तरफ अंधेरे में हलचल महसूस हो रही थी। उसे वृक्षों के पीछे से झांकती हुई मोरलोकों की चमकीली आंखें दिखाई दे रही थीं। वे उन्हें घेर रहे थे, धीरे धीरे और चुपचाप। वीणा डर के मारे समय यात्री से चिपक गई थी। समय यात्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से सूखी लकड़ियों का एक ढेर इकट्ठा किया और अपनी कीमती माचिस की तीली से उसमें आग जलाई। आग जलते ही अंधेरे में छिपे हुए मोरलोक एक दर्द भरी चीख के साथ पीछे हट गए। आग की रोशनी और गर्मी ने उन्हें डरा दिया था। समय यात्री को कुछ राहत मिली। उसने वीणा को आग के पास बिठाया और खुद लोहे की छड़ लेकर पहरा देने लगा। उसने सोचा कि वे रात यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन मोरलोक बहुत चालाक थे। वे बस इंतजार कर रहे थे। समय यात्री भी दिन भर की थकान से चूर था और उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो आग बुझ सकती है और मोरलोक उन पर हमला कर देंगे। इस समस्या से निपटने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह जंगल में एक आग लगा देगा ताकि उसकी रोशनी और धुआं मोरलोकों को दूर रखे। यह एक बहुत ही खतरनाक योजना थी, लेकिन उस समय उसे यही सबसे सही लगा। उसने कपूर की मदद से कुछ सूखी लकड़ियों में आग लगाई और उन्हें जंगल में अलग अलग दिशाओं में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी यह योजना एक बहुत अहम गलती साबित हुई। जंगल बहुत सूखा था और हवा तेज चल रही थी। उसकी छोटी सी आग ने देखते ही देखते एक भयानक रूप ले लिया। पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। ऊंची ऊंची लपटें आसमान को छू रही थीं और चारों तरफ घुटन भरा धुआं फैल गया था। अब मोरलोक ही नहीं, बल्कि वे खुद भी अपनी ही लगाई हुई आग में फंस गए थे। धुएं के कारण कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मोरलोकों ने उन पर हमला कर दिया।
वे चारों तरफ से उन पर टूट गए। समय यात्री अपनी लोहे की छड़ से बहादुरी से लड़ा। उसने कई मोरलोकों को मार गिराया। वह चीख चीख कर वीणा को अपने पास रहने के लिए कह रहा था। यह एक भयानक और अराजक युद्ध थी। आग की डरावनी रोशनी में मोरलोकों के सफेद शरीर और भी ज्यादा भूतियां लग रहे थे। समय यात्री अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन मोरलोक बहुत ज्यादा संख्या में थे। लड़ते लड़ते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जंगल की आग अब काफी हद तक बुझ चुकी थी और चारों तरफ बस जले हुए वृक्षों के ठूंठ और राख थी। मोर लोग जा चुके थे। समय यात्री ने उठकर अपने चारों ओर देखा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। उसने घबराकर वीणा को पुकारना शुरू किया, वीणा, वीणा। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसने हर जगह खोजा, हर जले हुए वृक्ष के पास देखा, लेकिन वीणा का कहीं कोई पता नहीं था। समय यात्री का दिल टूट गया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उस रात की युद्ध और आग में उसने अपनी उस छोटी सी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। वह जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। उस पूरी दुनिया में सिर्फ वीणा ही थी जिसने उसे प्यार और अपनापन दिया था, और अब वह भी जा चुकी थी। उसका दिल गम और गुस्से से भर गया। उसे मोरलोकों से भयानक नफरत हो रही थी और खुद पर भी गुस्सा आ रहा था अपनी उस बेवकूफी भरी योजना के लिए। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सब कुछ छोड़कर हार मान ले, लेकिन फिर उसे अपनी टाइम मशीन की याद आई। उसने फैसला किया कि वह वीणा की मौत का बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन वह इस नर्क जैसी दुनिया से बाहर जरूर निकलेगा। वह अपने समय में वापस जाकर लोगों को इस भयानक भविष्य के बारे में चेतावनी देगा। एक नए और ठंडे इरादे के साथ वह उठा और स्फिंक्स की मूर्ति की ओर चल गया। उसके हाथ में अभी भी वो लोहे की छड़ थी और उसकी जेब में वीणा के दिए हुए कुछ मुरझाए हुए फूल थे, जो उस छोटी सी दोस्ती की आखिरी निशानी थे। जब वह स्फिंक्स के पास पहुंचा तो उसने एक अजीब चीज देखी। स्फिंक्स के चबूतरे का वो भारी भरकम पीतल का दरवाजा अब खुला हुआ था। मोरलोकों ने शायद उसे फंसाने के लिए दरवाजा खोल दिया था, ताकि जब वह अंदर जाए तो वे उसे पकड़ सकें। समय यात्री यह जानता था कि यह एक जाल है, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। उसकी मशीन उसी दरवाजे के पीछे थी। उसने अपनी लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़ा, एक गहरी सांस ली और उस अंधेरे तहखाने में उतर गया जहां उसका और मोरलोकों का अंतिम सामना होने वाला था। क्या वह अपनी मशीन तक पहुंच पाएगा, या मोरलोक उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे? यह उसकी इस यात्रा का सबसे निर्णायक क्षण था। चैप्टर नंबर 8, समय के अंत तक का सफर। जब सूरज ठंडा हो गया और धरती मर गई, जैसे ही समय यात्री उस अंधेरे तहखाने में उतरा, स्फिंक्स के चबूतरे का भारी दरवाजा उसके पीछे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। यह एक जाल था, जैसा कि उसने सोचा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसे अपने चारों ओर मोरलोकों की धीमी धीमी फुसफुसाहट और हरकत सुनाई दे रही थी। वे उसे घेर रहे थे, लेकिन समय यात्री इस बार डरा नहीं। उसका दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था और वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे अंधेरे में अपनी टाइम मशीन का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। मोरलोकों ने उसे साफ करके और तेल डालकर तैयार रखा था। शायद वे यह समझना चाहते थे कि यह काम कैसे करती है। समय यात्री धीरे धीरे अपनी मशीन की ओर जाने लगा। तभी मोरलोकों ने उस पर हमला कर दिया। वे उसके ऊपर कूद गए, उसे अपने हाथों और दांतों से नोचने लगे, लेकिन समय यात्री ने अपनी पूरी ताकत से अपनी लोहे की छड़ घुमानी शुरू कर दी। वह एक घायल शेर की तरह लड़ रहा था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक के बाद एक कई तीलियां जलानी शुरू कर दी। रोशनी के अचानक चमकने से मोरलोक चीखते हुए पीछे हट गए। इसी मौके का फायदा उठाकर समय यात्री फुर्ती से अपनी मशीन पर कूद गया और लड़खड़ाते हुए हाथों से स्टार्ट करने वाला लीवर खींच लिया। कुछ मोरलोक मशीन पर चढ़ाने में कामयाब हो गए थे और वे उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। एक जोरदार झटका लगा और समय यात्री अपने आसपास की हर चीज को धुंधला होते हुए देखने लगा। मोरलोक गायब हो गए। वह आजाद था। वह उस भयानक साल 802 701 से निकल चुका था, लेकिन वीणा को खोने का गम और इंसानियत के उस भयानक भविष्य को देखने का सदमा उस पर इतना गहरा था कि वह तुरंत अपने समय में वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके अंदर एक अजीब सी और बीमार उत्सुकता पैदा हुई। वह यह देखना चाहता था कि इस कहानी का अंत क्या होता है, धरती का और जीवन का,
अंतिम हश्र क्या होता है। तो वापस लौटने की बजाय उसने लीवर को और आगे धकेल दिया। वह समय में और भी तेजी से और भी आगे की ओर जाने लगा। हजारों साल, लाखों साल, कोई लाख साल बीतने लगे। उसे अपनी मशीन के बाहर धरती पर कोई सारे बदलाव होते हुए दिखाई दिए। सूरज और चांद आसमान में तेजी से घूमने लगे और फिर एक समय आया जब चांद गायब ही हो गया। सूरज का आकार विशाल और विशाल होता गया और उसका रंग चमकीले सफेद से बदलकर नारंगी और फिर खून की तरह लाल हो गया। धरती की गति भी धीमी हो गई थी और अब वह हमेशा अपना एक ही चेहरा सूरज की ओर रखती थी, ठीक वैसे ही जैसे चांद हमेशा धरती की ओर रखता है। आखिरकार उसने लगभग 3 करोड़ साल भविष्य में जाकर अपनी मशीन को रोका। उसने जो देखा वो किसी भी दुःस्वप्न से ज्यादा भयानक था। धरती अब एक ठंडी, वीरान और मरती हुई दुनिया थी। आसमान का रंग गहरा काला था, जिसमें तारे नहीं दिख रहे थे। सूरज एक बहुत विशाल, लाल और धुंधला सा गोला बन चुका था, जो बहुत ही कम रोशनी और गर्मी दे रहा था। हवा बहुत पतली और ठंडी थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ एक अजीब सा और गहरा सन्नाटा था। समय यात्री को लगा कि धरती पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसने समुद्र के किनारे कुछ हरकत देखी। उसने देखा कि खून की तरह लाल उस समुद्र के किनारे हरे रंग की काई और पौधों के बीच कुछ विशाल केकरे जैसे जीव घूम रहे थे। वे बहुत विशाल और भयानक थे और उनके लंबे लंबे एंटीना थे। ये देखकर उसे कुछ राहत भी मिली और डर भी लगा। राहत इसलिए कि जीवन अभी भी मौजूद था और डर इसलिए कि यह जीवन का कितना घिनौना और अजीब रूप था। उसका मन अभी भी नहीं भरा। वह और आगे गया। वह यह देखना चाहता था कि आखिरी अंत क्या होता है। उसने समय में और आगे की यात्रा की। सूरज और भी विशाल और धुंधला होता गया। धरती और भी ठंडी होती गई। उसने फिर से अपनी मशीन रोकी। अब वे विशाल केकरे भी गायब हो चुके थे। धरती पर अब बस एक ही तरह का जीवन बचा था, चट्टानों पर जमी हुई हरी हरी काई और कीचड़। और फिर उसने एक आखिरी छलांग लगाई, समय के उस अंतिम छोर तक जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। जब उसने मशीन रोकी तो उसने देखा कि सूरज अब बस एक विशाल काला धब्बा था, जो आकाश के 10वें हिस्से को ढके हुए था। धरती पर पूरी तरह से अंधेरा और जमा देने वाली ठंड थी। हर तरफ बर्फ थी और उस बर्फ के समुद्र में उसे एक काले तंबू जैसा, फुटबॉल के आकार का एक जीव धीरे धीरे हिलता हुआ दिखाई दिया। यह शायद इस मरती हुई धरती का आखिरी प्राणी था। हर तरफ मौत की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। समय यात्री को लगा कि वह पागल हो जाएगा। इंसानियत का, जीवन का और इस पूरी दुनिया का यह अंत देखकर उसका दिल और दिमाग सुन्न हो गया था। उसे यह एहसास हुआ कि इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान की लड़ाइयां, उसकी सफलताएं, उसकी असफलताएं कितनी छोटी और कितनी बेमानी हैं। अंत में तो सब कुछ खत्म हो ही जाना है। इस गहरे अस्तित्ववादी संकट और निराशा के साथ उसने कांपते हुए हाथों से अपनी मशीन का लीवर पकड़ा और उसे अतीत की ओर, अपने घर की ओर, अपने समय की ओर घुमा दिया। क्या वह इस सदमे से उबर पाएगा? क्या वह सुरक्षित वापस पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच भी गया तो क्या कोई उसकी इस अविश्वसनीय और डरावनी कहानी पर यकीन करेगा? उसकी यह यात्रा अब अपने अंतिम छोर पर थी। चैप्टर नंबर 9, वापसी और अविश्वसनीय कहानी। जब भविष्य से एक फूल सबूत बनकर आया, समय के अंत का वो भयानक और ठंडा दृश्य देखने के बाद समय यात्री पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी मशीन को वापस अपने समय की ओर घुमा दिया और समय की नदी अब उल्टी दिशा में बहने लगी। वह उस मरती हुई धरती से, उस ठंडे सूरज से दूर होता जा रहा था। उसे फिर से सूरज और चांद आसमान में दौड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। धीरे धीरे दुनिया फिर से हरी भरी होने लगी। जीवन फिर से पनपने लगा। वह लाखों सालों को पार करता हुआ वापस आ रहा था। उसका मन सुन्न था और उसके दिल में एक गहरा खालीपन था। वह बस जल्द से जल्द अपने जाने पहचाने, गर्म और जिंदा समय में वापस पहुंचना चाहता था। आखिरकार उसे अपनी प्रयोगशाला की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई देने लगी। वह पहुंच गया था। उसने अपनी मशीन को रोका। वह उसी शाम को उसी जगह पर वापस आया था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। बस कुछ ही घंटे बाद वह मशीन से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। वह अपनी प्रयोगशाला में खड़ा था। वही जानी पहचानी चीजें उसके चारों ओर थीं और उसे लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से जागा हो।
उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी जो डाइनिंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की ओर गया और फिर वही हुआ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह अपनी ही डिनर पार्टी में एक अजनबी की तरफ पहुंचा, थका हुआ, घायल और एक ऐसी कहानी के बोझ तले दबा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जब उसने अपनी पूरी कहानी खत्म की तो कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास और चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि उनका दोस्त या तो पागल हो गया है या उसने कोई बहुत ही शानदार लेकिन झूठी कहानी बनाई है। एक डॉक्टर ने कहा कि वह शायद कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है और उसे आराम की जरूरत है। एक दूसरे दोस्त ने मजाक में कहा कि उसे अपनी यह कहानी छापनी चाहिए। कोई भी, एक व्यक्ति भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि यह असंभव है। समय यात्री उनकी आंखों में अविश्वास देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि ऐसा ही होगा। कोई भी सामान्य इंसान ऐसी कहानी पर कैसे यकीन कर सकता है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो, और सच कहूं तो कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कि यह सब एक बहुत ही भयानक सपना था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने कहा, लेकिन सपने सबूत नहीं छोड़ जाते। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर दो अजीब से मुरझाए हुए सफेद फूल रखे थे। उसने बताया, ये फूल वीणा ने मेरी जेब में रखे थे। उन फूलों को देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें अटक गईं। वे फूल इस धरती के किसी भी जाने माने फूल जैसे नहीं थे। वे भविष्य से लाए गए एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सबूत थे। वे इस बात का सबूत थे कि समय यात्री की कहानी, चाहे कितनी भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, वह सच थी। वे उस छोटी सी दोस्ती और उस विशाल सी त्रासदी के एकमात्र गवाह थे। कहानी सुनाने वाला, जो हमारा नैरेटर है, वह कहता है कि उन फूलों को देखकर उसे समय यात्री की बात पर यकीन हो गया। अगले दिन वह फिर से समय यात्री से मिलने उसके घर गया। उसने देखा कि समय यात्री फिर से अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा है। उसने अपने साथ एक कैमरा और कुछ और उपकरण रखे थे। उसने नैरेटर से कहा कि वह इस बार कुछ ठोस सबूत लेकर वापस आएगा और उसे बस आधे घंटे का समय चाहिए। यह कहकर वह मुस्कुराया, अपनी टाइम मशीन पर बैठा और एक बार फिर भविष्य की ओर यात्रा पर निकल गया। नैरेटर उसका इंतजार करता रहा। आधा घंटा बीता, फिर एक घंटा, फिर पूरा दिन, लेकिन समय यात्री वापस नहीं लौटा। वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। वह कहाँ गया? उसके साथ क्या हुआ? क्या वह किसी और समय में फंस गया, या उसने कोई और, हमारी कल्पना से भी परे दुनिया खोज ली? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। वह बस चला गया और अपने पीछे छोड़ गया एक अविश्वसनीय कहानी और दो मुरझाए हुए फूल। लेकिन उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है? एच जी वेल्स हमें इस साई फाई एडवेंचर के माध्यम से क्या गहरा दार्शनिक संदेश देना चाहते थे? इस अंतिम रहस्य और इस कहानी के असली मतलब को हम समझेंगे हमारे आखिरी अध्याय में। चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष। समय यात्री का असली संदेश, भविष्य से हमारे लिए एक चेतावनी। तो दोस्तों, समय यात्री की यह अद्भुत और रहस्यमय यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। वह कहाँ गया, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन उसका सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि वह अपने पीछे क्या छोड़ गया। एच जी वेल्स की यह कहानी, द टाइम मशीन, सिर्फ एक रोमांचक साइंस फिक्शन उपन्यास नहीं है। यह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह हमारे अपने समाज के लिए, हमारी इंसानियत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और आज भी प्रासंगिक चेतावनी है। वेल्स ने भविष्य का एक आईना दिखाकर हमें हमारे अपने वर्तमान का चेहरा दिखाने की कोशिश की है। इस कहानी का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है सामाजिक असमानता के खतरों के बारे में। जैसा कि हमने देखा, एलॉय और मोरलॉक किसी एलियन दुनिया से नहीं आए थे। वे हमारे ही वंशज थे। वे उस सामाजिक विभाजन का नतीजा थे जो वेल्स के अपने विक्टोरियन समाज में बहुत ज्यादा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई। वेल्स एक समाजवादी थे और वे ये मानते थे कि अगर पूंजीवाद को बिना किसी रोक टोक के अधिक होने दिया गया तो यह समाज को दो हिस्सों में तोड़ देगा। एक तरफ वो अमीर वर्ग होगा जो बिना कोई काम किए मजदूरों के शोषण पर जीता है, और दूसरी तरफ वो गरीब मजदूर वर्ग होगा जिसे अंधेरे और अमानवीय हालातों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। द टाइम मशीन इसी विभाजन को अपनी चरम सीमा तक ले जाती है।
यह हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने अपने समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं किया, तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही भयानक हो सकता है, जहां इंसानियत खुद ही अपनी दुश्मन बन जाएगी। आज भी जब हम दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की अधिक होती हुई खाई को देखते हैं, तो वेल्स की यह चेतावनी हमें और भी ज्यादा सच्ची लगती है। कहानी का दूसरा मुख्य सबक है संघर्ष और चुनौतियों के महत्व के बारे में। एलोई लोगों की दुनिया एक आदर्श दुनिया थी, एक यूटोपिया थी। वहां कोई दुख, कोई दर्द, कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन वेल्स हमें दिखाते हैं कि एक ऐसी दुनिया इंसानियत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। बिना किसी चुनौती के एलोई अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी जिज्ञासा खो बैठे। वे सुंदर तो थे, लेकिन वे खोखले थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें और संघर्ष हमारे दुश्मन नहीं हैं। वे तो हमारे सबसे प्रमुख शिक्षक हैं। वे ही हमें मजबूत, रचनात्मक और जिंदा दिल बनाते हैं। एक जीवन जिसमें कोई चुनौती ना हो, वो जीवन जीने लायक ही नहीं है। वो तो एक तरह की मौत है। ये हमें आज की उस संस्कृति पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है, जो हमेशा आराम और आसानी की तलाश में रहती है। और अंत में यह कहानी हमें ब्रह्मांड में इंसान की छोटी सी जगह का भी एहसास कराती है। जब समय यात्री समय के अंत तक की यात्रा करता है, तो वह देखता है कि कैसे यह धरती, यह सूरज और इस पर मौजूद सारा जीवन अंत में खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत ही निराशाजनक लेकिन गहरा दार्शनिक सत्य है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाइयाँ, हमारी नफरतें, हमारा अहंकार इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने कितना तुच्छ और बेमानी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें जो यह छोटा सा समय मिला है, उसे हमें और भी ज्यादा समझदारी, प्रेम और करुणा के साथ जीना चाहिए। समय यात्री का क्या हुआ, यह हम नहीं जानते, लेकिन नैरेटर कहानी के अंत में एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। वह कहता है कि समय यात्री भले ही वापस ना लौटा हो, लेकिन वह अपने पीछे भविष्य की एक उम्मीद छोड़ गया है। वो दो मुरझाए हुए फूल। वे फूल इस बात का सबूत हैं कि उस भयानक और क्रूर दुनिया में भी प्यार और कृतज्ञता जैसी कोमल भावनाएं अभी भी मौजूद थीं। वे वीणा की दोस्ती की निशानी हैं। और जब तक इंसान के दिल में ये भावनाएं जिंदा हैं, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। शायद यही समय यात्री का असली संदेश है। भविष्य तय नहीं है। हमारे पास अभी भी मौका है कि हम उसकी चेतावनी से सीखें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां एलोई और मोरलोक न हों, बल्कि सिर्फ इंसान हों, मजबूत, बुद्धिमान और एक दूसरे से प्यार करने वाले। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा आज का समाज हमारे भविष्य को आकार देता है और कैसे हमें अपनी इंसानियत को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सामाजिक असमानता मानवता के लिए एक बहुत अधिक खतरा है, कैसे संघर्ष और चुनौतियां हमारे विकास के लिए जरूरी हैं, और कैसे इस विशाल ब्रह्मांड में हमें अपने छोटे से जीवन को प्रेम और करुणा के साथ जीना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि भविष्य हमारे अपने हाथों में है और आपके अंदर उसे बेहतर बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको विज्ञान, समाज और मानवता के भविष्य के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे।
तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।